अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीक 10 के सेकंड लेक्चर में हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे पीएचपी को। कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के बारे में, और आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हम पीएचपी में देखेंगे। बट बिफोर दैट आपके लिए, क्योंकि पीएचपी नई लैंग्वेज है, तो हम फॉर्मली पीएचपी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पीएचपी को एज अ लैंग्वेज देखें तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। इसमें होता है कि हम कोई भी आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस वेबसाइट का जो फ्रंट एंड डेवलप होता है वो HTML के अंदर, CSS के अंदर ब्यूटीफाई करते हैं उसको, और साथ जावास्क्रिप्ट jQuery की सपोर्ट उसको होती है, जिससे उसका फ्रंट एंड क्लियर होता है। उसके बाद इसको हमें बैक एंड से कनेक्ट करना होता है, ताकि जो बैक एंड सर्वर साइड की एक्टिविटीज़ है, लाइक डेटाबेस में डाटा स्टोर करना, रिट्रीव करना या कोई भी एक्टिविटीज़ करना, वो हम परफॉर्म कर सकें। तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। पहली चीज़ तो ये आप क्लियर करें। अब कोई भी जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो ऑफकोर्स सबसे पहले उसके अंदर वेरिएबल्स आती हैं, उनकी वैल्यूज़ आती हैं, और उसका मेन जो एक चीज़ होती है वो इफ एल्स का स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में हम देखते हैं। लूप्स होते हैं उसके अंदर, फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी भी लैंग्वेज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इनको सबसे पहले सीखते हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं इसके कोड में। कोड के लिए आपने जो फाइल बनानी है वो आपने एक PHP एक्सटेंशन की फ़ाइल बनानी है। कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है code1 के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन है .php, यानी कि ये PHP फाइल होती है। अब इस PHP फाइल के अंदर हम अपना कुछ कोड करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि जो PHP होती है वो स्टार्ट कैसे होती है। जैसे कि भी हमने देखा था कि HTML के कुछ टैग्स होते हैं, HTML जिन टैग्स के अंदर लिखी जाती है, CSS के कुछ टैग्स के अंदर लिखी जाती है, जावास्क्रिप्ट के खास टैग के अंदर लिखी जाती है। इसी तरह से जो PHP का कोड होता है वो भी एक स्पेसिफिक किस्म के टैग्स के अंदर लिखा जाता है। तो PHP का जो टैग होता है वो हम $! PHP ये लिख देते हैं, और ये स्टार्टिंग टैग है इसका। और जहाँ पे एंडिंग करनी होती है वहाँ पर हम पहले क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। तो ये जो आपको लाइन 1 से लाइन 7 का सारा पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द इनक्लोज्ड कोड ऑफ PHP। सबसे पहले हम PHP में कमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि C++ के अंदर होती हैं। जैसे कि अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो हमें लिखते हैं, फॉर एग्जांपल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स PHP। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि जो हमारे पास PHP है वो एक मॉडर्न लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमारे पास, जैसे कि हम C++ में देखते हैं कि अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंट लिखते हैं। लाइक अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम ऐसे लिखते हैं इंट a, लाइक इस तरह से नंबर लिखते हैं। अगर हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है तो हम ऐसे इस तरह से कुछ लिखते हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं। स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो हम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज़ करके उसको इस तरह से उसको स्ट्रिंग करते हैं। अब ये सारी जो डेटा टाइप्स होती हैं, ऑल्दो ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन PHP के अंदर आप इनको डिफाइन ऐसे नहीं करते। PHP में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो उनको डिक्लेरेशन करने के लिए आप लगाते हैं $! और साथ वेरिएबल का नेम, लाइक var। यानी कि आपने PHP के अंदर जो भी वेरिएबल लिखना है उस वेरिएबल के नाम से पहले आपको $! लाजमी लगाना है, और यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन आपको नहीं करनी, इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, देयर इज नथिंग PHP के अंदर जो आप ये सब करते हैं। तो PHP के अंदर मेनली आप अपना जो वेरिएबल बनाते हैं वो ऐसे एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और उस वेरिएबल के नाम से पहले आप $! प्लेस कर देते हैं। अब लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया var, इसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ मैं 5। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि 5 एक हमारे पास मेमोरी में, अगर सर्वर की मेमोरी में हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा वार नाम का, और उसके अंदर हम एक वैल्यू रख देंगे 5। अब अगर आपको इस वैल्यू, लाइक हम एक और वैल्यू लेते हैं, इसको हम वार 1 कह देते हैं और एक और वेरिएबल बना देते हैं वार 2 के नाम से, और उसकी में हम वैल्यू रख देते हैं 6। और अगर हमने इसको सम करना हो, लाइक हम कहते हैं कि इसको सम करना है और सम करके एक अलग वेरिएबल सम में स्टोर करना है, तो मैं कहता हूँ सम इक्वल टू
डॉलर हर वेरिएबल के नाम के साथ हमेशा डॉलर लगना है, var2। अब इनके वेरिएबल 1 में जो वैल्यू मेरे पास है और वेरिएबल 2 में जो वैल्यू है वो दोनों ऐड होंगी और एक सम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर हो गई। मतलब इस केस में हमारे पास var में 5 था, var1 में 5 था, var2 में 6 था, तो सम के अंदर जो स्टोर हो गया वो 11 स्टोर हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। अब प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो C++ में फंक्शन होता है दैट इज सी आउट, सी में होता है प्रिंट एफ, और अगर हमें जावा में करना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का फंक्शन होता है। और यहाँ अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट में कुछ शो करना हो तो हम अलर्ट में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है एको। PHP के अंदर जो फंक्शन होता है जो हमें चीज़ों को प्रिंट करवाता है वो होता है एको का फंक्शन। अब एको के अंदर मैंने सम की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा लाइक दिस। तो एको के आगे आप जो लिखते हैं वो सम, जो भी आप लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, और अगर आप डबल कोटेशन में कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाती है हमारे पास। तो ये एक बेसिक सा कोड था हमारे पास PHP का। इस कोड को अब हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कोड का नाम है, कोड फाइल का नाम है code1। और अगर आप इसकी यूआरएल देखें तो ये हमारे पास htdocs जो कि मेन हमारा फोल्डर होता है। htdocs के अंदर आप यहाँ ऊपर भी देखिए तो htdocs के अंदर PHP इंट्रो के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास मौजूद है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने पास तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8081 इसकी पोर्ट है जो मैंने अपनी XAMPP की सेट की हुई है। तो PHP इंट्रो का हमारे पास डायरेक्टरी है, फोल्डर है, और उसके अंदर जो फाइल का नाम है वो है code1.php। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आंसर था 11 वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर इसके साथ कोई स्ट्रिंग भी अपेंड करनी हो, लाइक कुछ इस तरह का लिखना होगा द सम इज 11, तो उसके लिए आप इस वेरिएबल के नाम के साथ कोड के अंदर वेरिएबल के नाम से पहले एक स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हैं। लाइक आप लिख देते हैं द सम इज, और उसके बाद उसकी आप वैल्यू लिख देते हैं। अब इतनी चीज़ जो इस वक्त आपको मैं हाईलाइट करके शो कर रहा हूँ, दिस इज अ सेपरेट थिंग विच इज अ स्ट्रिंग जो एज इट इज प्रिंट होगी। एंड नाउ जिसको मैंने हाईलाइट किया दिस इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो वी नीड टू कंकैटिनेट दीज टू थिंग्स। तो इन दोनों को कंकैटिनेट करने के लिए जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर PHP में होता है वो होता है डॉट। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या जावा के अंदर ये प्लस होता है, और जो हमारे पास C++ होता है उसके अंदर हम जस्ट इस तरह से ही साइन लगा देते हैं, लेकिन इसके अंदर PHP के अंदर वो होता है डॉट। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो द सम इज एज इट इज लिखा आएगा और उसके आगे सम की वैल्यू कंकैटिनेट हो जाएगी। अब जस्ट आप इसको रिफ्रेश करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो चेंज हो गई है। ये तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट करने का तरीका था PHP के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं इसमें, और आगे हम देखते हैं अपने इफ एल्स स्ट्रक्चर को कि इफ एल्स किस तरह से इसमें लगती हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम प्रोग्राम ही कर लेते हैं। ये जो कोड फाइल है इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और अब नेक्स्ट काम के लिए एक नई कोड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो code1 को ही मैं कॉपी करके यहाँ पर इसी की एक कॉपी बना लेते हैं पेस्ट, और इसके जो इसका नाम चेंज करके हम लिख देते हैं code2, और इसका जो कंटेंट है सारा वो आप अंदर से रिमूव कर दें। अच्छा, अब इफ एल्स के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि हम एक नंबर ले लेते हैं, और उस नंबर पे हम ये देखते हैं कि वो नंबर वो लाइक अगर टेम्परेचर की वैल्यू है तो टेम्परेचर अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर वो 20 से नीचे है तो हम उसको कूल कहेंगे, 20 से 40 के दरमियान है तो उसको हम हॉट कहेंगे, 40 से अबव है तो उसको वेरी हॉट कहेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम PHP में करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं PHP के अंदर जिसका नाम हम लिख देते हैं टेम्परेचर, और उसमें हम अपने पास से वैल्यू लिख देते हैं लाइक दिस। अब क्योंकि यूज़र से जो वैल्यू लेने वाला कंसेप्ट है वो ऑफ कोर्स हम पीस के साथ HTML को लगाएंगे, उस HTML के थ्रू टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू आएगी और फिर वो प्रोसेस होगी। वो तो ऑफ कोर्स बिगिनर लेवल पे अभी आपको नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो आपको चीज़ सीखने को मिलेगी वो यहाँ पर अभी जो हम सीखेंगे वो हम इसका हार्ड कोड वैल्यू से ही काम देखेंगे। तो बेसिकली द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द इफ एल्स स्ट्रक्चर। सो इफ एल्स स्ट्रक्चर इन PHP इज एग्जैक्टली सेम लाइक अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा और C और C++, कि इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही इफ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इवन सिंटैक्स भी इसका वही है जो कि हमारी पुरानी लैंग्वेजेस C++, जावा या C का था।
So I have taken the value of temperature. Now I will put a condition that if dollar temperature is less than 20, if the temperature is 20, I will print like string temperature is cool, and else if temperature is greater than or equal to 20 and temperature is less than like 40. So if I say here temperature is hot, and else if temperature is greater than or equal to 40, I will print that temperature is very hot. So यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 20 से कम है तो हम एको यानी कि प्रिंट कर देंगे कि टेम्परेचर इज कूल। अगर उसकी वैल्यू अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में मजीद एक इफ लगी हुई है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 यानी कि 20 भी है या 20 से बड़ी है एंड वो 40 से छोटी यानी कि 20 to 40 के दरमियान में है, तो हम टेम्परेचर हॉट प्रिंट कर देंगे। और अगर वो टेम्परेचर जो है 40 से ज़्यादा है तो फिर हम ये प्रिंट कर देंगे कि वो वेरी हॉट है। अब यहाँ पर भी जो सिंटैक्स है बिल्कुल वैसे ही है सी प्लस प्लस की तरह से कि जो इफ़ और एल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाते यहाँ पे और बाकियों में लगाते हैं। तो अब हम अगर इसको देखेंगे क्योंकि वैल्यू हार्ड कोड है हमारे पास, तो 20 है टेम्परेचर, तो 20 जो कंडीशन है वो इसको तो ट्रू नहीं करेगा बिकॉज अवर टेम्परेचर इज 21 एंड 21 इज नॉट लेस देन 20। तो हम एल्स इफ में चले जाएंगे और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी, एंड टेम्परेचर इज लेस देन 40, ये भी ट्रू हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर 20 से बड़ा भी है और 40 से छोटा भी है। तो हम इसी के अंदर आ जाएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे टेम्परेचर इज हॉट। तो इसको हम अगर एग्जीक्यूट, तो इस फाइल का नाम है code2.php। तो आप देखेंगे लिखा आया टेम्परेचर इज हॉट। तो इस तरह से इसके अंदर हम इफ एल्स के स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एक और बड़े अहम स्ट्रक्चर पे विच इज़ लूप स्ट्रक्चर, जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो लूप का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से ही चलता है। उसके लिए हम एक थर्ड फाइल बना लेते हैं, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज करके code3 कर देते हैं और कंटेंट इसका रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम एक फॉर लूप यहाँ पर लगा लेते हैं और उस फॉर लूप में हम लाइक 1 to 50 जो नंबर्स हैं वो हम प्रिंट कर देते हैं। तो सिंटैक्स इज अगेन सेम with the other previous languages like C, C++, Java। तो for loop में हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे लाइक दिस C++ के अंदर। अब क्योंकि इंट वगैरह इसके अंदर नहीं होते तो आपने यहाँ पर चलने पहले हम समझने के लिए ये कर लेते हैं कि जो अपने स्ट्रक्चर C++ का था उसी में लिख लेते हैं इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल 50 सेमीकोलन i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम एको कर देते हैं आई की वैल्यू को। लेकिन अब क्योंकि ये PHP है एंड देयर इज नो इंट और वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर साइन भी लगाना ज़रूरी होता है, तो आप हर वेरिएबल के नाम से पहले एक डॉलर साइन यहाँ पर प्लेस कर देंगे लाइक दिस। अब ये जो लूप है वो 1 to 50 टाइम चलेगा, यानी कि फॉर द 1 प्रिंट 1 2 3 सब दफ़ा चलेगा और 1 to 50 जो नंबर है वो प्रिंट करेगा। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो इस कोड फाइल का नाम है code3। तो हम देखेंगे कि 1 to 50 जो नंबर है ना वो हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। लेकिन अगर हमने इनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है यानी कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो C++ में जैसे हम एंड एल करते थे एंड लाइन, तो जावा से ये PHP के कोड के अंदर हम यहाँ पर लाइन ब्रेक लगा देते हैं HTML का एलिमेंट BR जो होता है, यानी कि और इसको इस BR क्योंकि HTML का एलिमेंट्स जिसको PHP के साथ कंकैट किया है तो इस PHP और इस कोड के दरम्यान कंकैटिनेशन करेंगे हम डॉट से। यानी कि यहाँ पर ये हुआ है कि हमने PHP का कोड अपने HTML के कोड के साथ इम्बेड करके चलाया। तो अब हम जब चलाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट लाइन पर ही प्रिंट करेगा लाइक दिस।
तो इस तरह से हम इसमें लूप का कंसेप्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें वाइल लूप, फॉर ईच लूप, इसमें एक नया लूप होता है, वो हम आगे जाके जो लेक्चर हैं उसमें देखेंगे। अच्छा, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में पीएचपी में। तो पीएचपी में अगर हम लूप का इंट्रोडक्शन लें तो हमने कल भी देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो कोडिंग का ऐसा स्टाइल होता है जिसमें हम क्लासेस में काम करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी पीएचपी में भी इसी तरह से होता है कि हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो वो उसको रेफर करते हैं, तो हमारा काम बिल्कुल रेगुलर वे में चलता है। अच्छा, अब क्लास बनाते कैसे हैं, वहाँ पे ये कुछ कोड पेस्टेड है, इसको देख लेते हैं। पीएचपी में क्लास बनाने के लिए आप कीवर्ड लिखते हैं क्लास और आगे क्लास का नाम, और फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने, इस ब्रेसिस के अंदर आपने जो भी उसका क्लास की प्रॉपर्टीज या मेथड्स लिखने होते हैं वो आप लिखते हैं। अब इस तरह से तो क्लास बनती है। और अगर आपने इस क्लास को रन करना है, यानी कि अगर आपने इस क्लास को कॉल करना है अपने मेन फंक्शन से, या इसमें मेन फंक्शन ऐसा तो नहीं होता, अगर आपने बाहर से इसको कॉल करना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लिखते हैं न्यू माई क्लास इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का ये एक वेरिएबल है इक्वल टू न्यू माई क्लास। तो ये जो ओबीजे है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब अगर आपको क्लास की प्रॉपर्टीज करनी है तो आप ये क्लास की प्रॉपर्टीज भी इसमें कर सकते हैं। लाइक आपने लिखा पब्लिक prop1 और आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दी, और अगर आपने इस वैल्यू को प्रिंट करना है क्योंकि ये पब्लिक है तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट भी हो जाएगी मेन के बाहर। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने लिखा ऑब्जेक्ट एरो। अब इसमें डॉट नहीं होता क्योंकि इसमें डॉट का जो पर्पस है वो कुछ और है। इसके अंदर आप लिखते हैं ओबीजे एरो और उस प्रॉपर्टी का नाम। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी पब्लिक है तो इसलिए ये क्लास से बाहर एक्सेस हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी। अगर ये प्राइवेट होती या ये प्रोटेक्टेड होती तो ऐसे नहीं होता। अब अगर हम क्लास के फंक्शंस देखें, अगर हम क्लास में कुछ मेथड्स भी ऐड करें, तो एक तो हमने उस क्लास में प्रॉपर्टीज की ऐड की, दूसरा हम क्लास में जब फंक्शन ऐड करते हैं तो पीएचपी में फंक्शंस जो होते हैं उनके नामों के साथ फंक्शन का कीवर्ड आता है। लाइक आपने लिखा पब्लिक फंक्शन और सेट प्रॉपर्टी, ये एक सेटर फंक्शन है। सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन आपसे एक न्यू वैल्यू लेता है पैरामीटर में और उस न्यू वैल्यू को स्टोर कर देता है हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर, prop1 के अंदर। यानी कि दिस एरो प्रॉप, दिस का मतलब है कि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। दिस क्लास प्रॉप प्रॉपर्टी 1 में हम जो न्यू वैल्यू ऊपर से आई है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से इसका एक गेटर फंक्शन है गेट प्रॉपर्टी। अब गेट प्रॉपर्टी का जो फंक्शन होता है उससे ही इस प्रॉपर्टी को हम गेट करेंगे, यानी कि रिट्रीव करेंगे। और तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और उस प्रॉपर्टी का नाम। यहाँ पर एक और चीज देखनी की है कि यहाँ पर इन फंक्शंस के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे कि सेट प्रॉपर्टी ने कुछ रिटर्न नहीं करना था तो यहाँ पर हम वर्ड लिख सकते थे जैसे कि हम पहले लैंग्वेजेस में करते हैं। यहाँ गेट प्रॉपर्टी ने स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी तो यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि हम कोई भी रिटर्न टाइप लिखें, आप उसमें रिटर्न करना है या नहीं करना वो आप उसके अंदर अगर रिटर्न लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। अब इसको हम जरा एक्सेस भी कर लेते हैं। मैंने लिखा ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास, यानी कि ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है न्यू माई क्लास का, और इको किया ओबीजे गेट प्रॉपर्टी। तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा कि ओबीजे की जो गेट प्रॉपर्टी है वो मुझे दे तो ये फंक्शन चलेगा और जो भी प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू होगी ना वो गेट हो जाएगी। अब इसके अंदर वैल्यू अगर हम देखें तो वो पड़ी हुई है वो पुरानी वैल्यू जो हमने क्लास बनाते वक्त स्टोर की थी, मतलब आई एम इन अ क्लास प्रॉपर्टी, तो वही मेरे पास गेट हो जाएगी। और अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, यानी कि ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है तो मैं एक सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन भी मैंने क्रिएट किया है। तो मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट एरो सेट प्रॉपर्टी और उसके अंदर जो नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है ना वो लिख देंगे। तो अब पुरानी prop1 के वेरिएबल के अंदर पहले जो लिखा हुआ था आई एम अ क्लास प्रॉपर्टी, अब लिखा आ जाएगा आई एम अ न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि स्टोर हो जाएगा। और अगर उसको डिस्प्ले भी करना हो तो आप लिखेंगे एको डिस्प्ले करने के लिए ओबीजे एरो गेट प्रॉपर्टी। अब जो नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है ना वो आपके पास गेट हो जाएगी यहाँ पे। एज यू नो कि हम जब फंक्शन क्लासेस बनाते हैं सो देयर आर टू फंक्शंस दैट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारी हर फंक्शन के साथ। तो इसके अंदर पीएचपी के अंदर भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के फंक्शन होते हैं, बट देयर इज अ लाइट चेंज फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि हम जो जावा के अंदर या जो सी प्लस प्लस के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक द नेम ऑफ योर क्लास एंड देयर इज नो रिटर्न टाइप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम नहीं होता। पीएचपी के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड से शो किया जाता है जिसके शुरू में 2 अंडरस्कोर लगते हैं, यानी कि 2 अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट
और 2 अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो ये कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट के फंक्शंस होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का काम करते हैं। इसके अलावा सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी के फंक्शंस पुराने ही हैं। अब अगर आपने इससे वैल्यू गेट करना है तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू क्लास, आपने उसकी प्रॉपर्टी गेट की, तो जो भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी वो प्रॉपर्टी गेट हो जाएगी। अब ये काम करने के बाद अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, जैसे कि हम C++ में डिलीट कर देते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आप लिखेंगे अनसेट का कीवर्ड और उस ऑब्जेक्ट का नाम। इस ऑब्जेक्ट ने जो अपनी मेमोरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सारा, वो सारा रिलीज हो जाएगा, वो सारा खत्म हो जाएगा और एंड पे आप कुछ भी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, एंड ऑफ फाइल। अब हम आते हैं ऊप के पहले कंसेप्ट पे जो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट तो यही होता है कि व्हेन यू डिफाइन सम क्लास एंड यू नीड द फंक्शनैलिटीज ऑफ दैट क्लास इन सम अदर क्लास, सो यू इनहेरिट दीज टू क्लासेस। इसकी वजह से ऐसे होता है कि आपका जो पहले वाला क्लास होती है वो दूसरी क्लास में जब इनहेरिट होती है तो पहली की प्रॉपर्टीज दूसरी के अंदर एक्सेसिबल हो जाती हैं, सिर्फ वही प्रॉपर्टीज जो पब्लिक होती हैं या जो प्रोटेक्टेड होती हैं, प्राइवेट नहीं होती। Same is the concept in the PHP. Like we see this with an example, like I have created a class name my other class, और जो मैंने पहले एक क्लास बनाई थी माई क्लास, में उसी को यूज करता हूँ। मतलब अगर हम पुरानी स्लाइड पर चलें तो आप ये समझे कि ये एक हमने रेगुलर क्लास बनाई है माई क्लास, एंड आई नीड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज दिस क्लास प्रॉपर्टीज इन माई न्यू क्लास, जिसने नई क्लास का नाम है माई अदर क्लास। तो ये मैंने एक क्लास बनाई, एक नई क्लास, और इस क्लास में पहले वाली क्लास को एक्सटेंड करना है, पहले वाली क्लास को इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड आता है एक्सटेंड। C++ में यहाँ इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो सिंटैक्स है उसके अंदर कॉलन आता है C++ में, लेकिन एक्सटेंड जो होता है वो जावा का सिंटैक्स है। तो उसी तरह का सिंटैक्स यहाँ पर है कि आपने माई क्लास की को इनहेरिट करना है माई अदर क्लास में, तो आप लिखेंगे एक्सटेंड माई क्लास, यानी कि माई क्लास की प्रॉपर्टीज माई अदर क्लास के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर एक नया फंक्शन आया जिसका नाम है न्यू मेथड। ऑब्जेक्ट आपने इस क्लास का बनाया है इनहेरिटेड क्लास का, और आपने न्यू मेथड का फंक्शन कॉल किया है, वो इस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब आप गेट प्रॉपर्टी करेंगे ना, अब ये गेट प्रॉपर्टी का जो फंक्शन है वो इस क्लास का नहीं है जिसका ये ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये फंक्शन जो है वो पुरानी माई क्लास का फंक्शन है। अगर हम पुरानी स्लाइड पर देखें तो ये पुरानी क्लास का फंक्शन है गेट प्रॉपर्टी का। सो ये फंक्शन इस क्लास में यूज हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ड्यू टू दिस कि हमने उस क्लास को इस क्लास में इनहेरिट किया हुआ है। सो ये हमारा मकसद होता है इनहेरिटेंस का, कि अगर मैं मुझे गेट प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लिखनी पड़ती है अगर मैं एक्सटेंड ना करता, तो अगर एक जगह कोड लिखा हुआ है तो आप उसको इनहेरिट करें और नया कोड उसमें आप अपना उसको एक्सेस कर लें। तो इस तरह से जो होती है वो इनहेरिटेंस का काम होता है। अब जब हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज जो और मेथड्स हम लिखते हैं उनकी विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर ये चाहें कि कौन सी क्लास कहाँ पर इस्तेमाल, कहाँ पर कोई मेंबर एक्सेस होना है या फंक्शन एक्सेस होना है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। कल के लेक्चर में भी इसको देखा था कि एक 3 तरह के ये होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जिन डेटा मेंबर या फंक्शन के साथ हम पब्लिक लिखते हैं, दोज फंक्शंस आर एक्सेसिबल एवरीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, इवन कि वो अपनी क्लास में, अपनी क्लास से बाहर, वो कहीं भी कोई भी बंदा उसको, कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर्स जिनके साथ हम लिख देते हैं तो सिर्फ प्राइवेट मेंबर वहाँ पर ही एक्सेस होते हैं जिस क्लास के अंदर वो बने हुए होते हैं। और अगर मुझे इन बिटवीन कुछ करना हो, कि अगर मुझे कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए हो कि वो अपनी क्लास में सिर्फ एक्सेस ना हो बल्कि बाहर भी हो, लेकिन हर जगह भी ना हो, तो उसको हम करते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से ये होता है कि वो जिन एलिमेंट्स को हमने प्रोटेक्टेड किया होता है, वो एलिमेंट्स जिस क्लास में वो इनहेरिटेंस की पूरी चेन चल रही होती है उस पूरे लिंक में वो एक्सेसिबल होती है, यानी कि वो अपनी इनहेरिटेड क्लासेस में भी एक्सेसिबल होती हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ मेथड्स को स्टैटिक भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को मैं कॉल करूँ विदाउट इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास, के क्लास की को इंस्टेंशिएट किए बगैर, तो वो मैं स्टैटिक उनको कर देता हूँ। स्टैटिक से ये होता है कि जिन चीज़ों को आप स्टैटिक करते हैं वो आपको अलाउ करता है कि वो बगैर क्लास को क्या इंस्टेंस बनाए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड द लास्ट कंसेप्ट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कल भी डिस्कस किया था। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ क्लासेस के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो या इसके लिए हमें पहले उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक क्लास बनाइए शेप, जिसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, और एक और क्लास है सर्कल की, और ये क्लास पहले वाली क्लास को इनहेरिट करती है। और
शेप क्लास के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर है जो कि रेडियस की वैल्यू सेट करता है, और एक कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है जो कि एरिया हमें कैलकुलेट करके देता है। अब जो भी, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल के लिए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है और हम बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट एरिया करूँ तो मैंने रेडियस पाई की वैल्यू को पाई आर स्क्वायर है, तो जो रेडियस है ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करना पाई से। अब पी आई का जो फंक्शन है, ये पी आई का फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी के अंदर, जो आपको पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब आप कैलकुलेट कर एरिया करेंगे तो जो सर्कल का रेडियस होगा उसके मुताबिक एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से रेक्टेंगल की क्लास में भी शेप इनहेरिट हुई हुई है और इसके अंदर भी अपना कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है, लेकिन अब क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया से फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है और उसमें बाकी पैरामीटर्स भी डिफरेंट होते हैं। सर्कल के एरिया में सिर्फ आपको एक रेडियस चाहिए होता है और आप उसकी बेस पे एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आपको हाइट विड्थ दोनों चाहिए होती हैं रेक्टेंगल की, तो इसलिए इसके कंस्ट्रक्टर में आपको 2 वैल्यूज शो हो रही हैं और इसके डाटा मेंबर्स भी 2 ही हैं। और कैलकुलेट एरिया में इसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का, दैट इज हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, तो इसमें हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई किया हुआ और ये आपको जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। अब काम की चीज़ें जो हम इनहेरिटेंस देखते हैं कि मैंने एक नया एक ऑब्जेक्ट बनाया सर्कल टाइप का जिसमें वैल्यू 3 है, मतलब 3 उसका रेडियस मैंने सेट किया, और एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया आर ई सी टी जिसमें हाइट 3 है और विड्थ 4 है, विड्थ 3 है और हाइट 4 है, क्योंकि पहले विड्थ है बाद में हाइट है। अब अगर मैं ये लिखूं एको सर्क एरो कैलकुलेट कैल्क एरिया, तो ये जो एरिया कैलकुलेट होगा ना ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा, और अगर मैं ये करूँगा रेक्ट एरो कैलकुलेट एरिया तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो हमारे पास प्रिंट होगा। तो इसी तरह से इसके कंसेप्ट को हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे।